हेलो गाइस, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ फुड चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर पर आधारित 20 क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसा कि हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर आता है, किन टॉपिक से ये 20 क्वेश्चन आते हैं, हम उन टॉपिकों के नाम भी आप लोगों को बताते जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा ताकि आपको प्रत्येक टॉपिक और प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सकें। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपको वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से पूछा जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों। आप कहीं के भी किसी भी स्टेट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोस्तों उसमें ज़रूर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। हमारे पास 3 शब्दों को दिया गया है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पटना। हमें इनमें क्या बताना है? संबंध बताना है कि आखिरकार ये एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेशन में है, संबंध में है। साथ ही साथ हमें क्या बनाना है? वेन डायग्राम भी बनाना है। तो देखो दोस्तों, मैं इसका बेसिक तरीका भी बताऊंगा आप लोगों को और एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों कि आपको जब 3 शब्द दिए जाएं यहाँ पर, तो आपको किन्हीं 2 शब्दों में अंतर देख लेना है, ठीक ना, यानी रिलेशन देख लेना है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश और बिहार इन दोनों को भी ले सकते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश या पटना को भी ले सकते हैं, या बिहार पटना को भी, यानी कि कोई से भी दोस्तों 2 शब्दों को आपको ले लेना है और उन दोनों के बीच में क्या देखना है? संबंध देखना है। हम किन्हें किन्हें ले लेते हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश और बिहार को ले लेते हैं, उन दिन में देखते हैं क्या? संबंध। तो देखो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो क्या है? एक राज्य है, ठीक है ना। और जो बिहार है दोस्तों, वो भी क्या है दोस्तों? एक राज्य है। लेकिन ये दोनों दोनों दोस्तों कैसे हैं? अलग अलग राज्य हैं, ठीक है ना। इतना समझ गए। अब उसके बाद दोस्तों जो हमने छोड़ा था, क्या छोड़ा था? पटना। तो पटना का संबंध आपको किससे? उत्तर प्रदेश से भी देखना है और किससे देखना है? बिहार से भी देखना है। तो देखो दोस्तों, उत्तर प्रदेश और पटना ये क्या है दोस्तों? दोनों के दोनों हमारे ही देश के क्या हैं दोस्तों? एक प्रकार के भाग हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आपको ये पता होगा कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है और पटना क्या है दोस्तों? एक राजधानी है। तो यानी उत्तर प्रदेश और पटना की तो कोई भी संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक ना। अब यदि हम बात करें बिहार और पटना की, तो बिहार एक राज्य है और ये क्या है? राजधानी है। लेकिन दोस्तों ये इसी राज्य की राजधानी है, यानी ये बिहार के अंदर की है, ठीक है ना। तो बिहार क्या है दोस्तों? बिहार के अंदर क्या आ जाएगा? उसकी राजधानी आ जाएगी क्या? पटना। तो क्या इस टाइप का डायग्राम किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। देखो कैसे, जो बड़ा वाला है वो क्या है दोस्तों? बिहार है, ठीक है ना। जो उसके अंदर है वो क्या है दोस्तों? पटना है, ठीक ना। और जो बगल में है यहाँ पर, जो बाहर है डायग्राम के, वो क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, जो आता है आपका सादृश्यता परीक्षण। ये हिंदी में है और इसे हम नंबर एनालॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो एनालॉजी दोस्तों 4-5 प्रकार की होती हैं। यदि आप टॉपिक पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं केवल नंबर एनालॉजी की बात करूँगा। अब देखो दोस्तों, ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन बहुत ही डाउटफुल है इसमें दोस्तों, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्योंकि देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कम से कम 4 बार रिपीट हो चुका है। अब ये 4 बार रिपीट क्यों हुआ है दोस्तों? एक ही क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों ये इतने डाउट वाला क्वेश्चन है कि इसमें दोस्तों बल्कि एक ऑप्शन में, यानी कि जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें एक सही नहीं है, अपितु दोस्तों इसके 3 रिजल्ट है और तीनों के तीनों किस में मौजूद हैं दोस्तों? ऑप्शन में मौजूद है। तो इस स्थिति में आप किसे लगाओगे, वो यहाँ पर डाउट है, ठीक ना। देखो कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें यदि मैं फर्स्ट लॉजिक लगाता हूँ दोस्तों, जैसे 2 का संबंध 3 से है तो 5 का संबंध हमें बताना है इसमें, ठीक ना। तो देखो फर्स्ट वाला जो लॉजिक लगा रहे हैं, यदि हम 2 + के 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। इसी प्रकार 5 + के 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 6 मिलेगा। यहाँ पर कितना मिलेगा दोस्तों? हमें 6 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वाला लॉजिक हो गया। इसके माध्यम से दोस्तों हमारा क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन दोस्तों जब हम सेकंड वाला करेंगे कि देखो 2 का स्क्वायर कर दें, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। 4 में से माइनस का 1 करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा, ठीक ना। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 25। 25 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 बचेगा। कितना बचेगा? 24। जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड वाले से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। अब यदि हम तीसरा वाला भी लॉजिक यदि फिट करें इसमें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 2 और 3, 2 के बाद दोस्तों अगली अभाज्य संख्या क्रमशः क्या होती है? 3 होती है, ठीक है ना। 3 के बाद दोस्तों 5 के बाद दोस्तों अगली क्रमशः
अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 7 होती है। तो इसके मुताबिक दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो देखो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप किसे सही मानोगे किसे गलत मानोगे, तो यही हमारा डाउट है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसीलिए ये आपको बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, इसीलिए हो रहा है, ठीक ना। तो देखो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को बहुत ही कुछ जानने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ क्या फॉलो करने होंगे, नंबर एनालॉजी के क्वेश्चनों के रूल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक ना। रूल्स क्या बोलते हैं कि जब भी आपके पास कोई ऑप्शन हो, ठीक ना, यानी कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसमें सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या वाला लॉजिक लगाना है। यदि अभाज्य संख्या वाला लॉजिक लग जाता है तो जो उसका रिजल्ट आया है वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक ना। उसके अलावा कितने आए हैं कितने नहीं आए हैं वो वाले सब गलत माने जाएंगे, ठीक ना। अब मान के चलिए किसी में दोस्तों एक ही क्वेश्चन में, ठीक ना, ये कोई क्वेश्चन है, ठीक ना, मान के चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक ना, इसमें अभाज्य संख्या वाला को लॉजिक नहीं लगा, ठीक ना, नहीं लगा। उसके बाद दोस्तों कौन सा लग गया, वर्ग वाला। तो वर्ग वाले में मान के चलिए 6 आ चुके हैं, ठीक है ना, 6 आ गए। और हमने सम विषम वाला लगाया उसमें हमें 7 आ गया, ठीक ना। सिंपल मैथ में लगाया उसमें हमें कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक ना। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या माना जाएगा, 6 माना जाएगा, ठीक ना। अब मान के चलिए वर्ग में 6 नहीं आया तो फिर कौन सा माना जाएगा, 7 माना जाएगा। 7 भी नहीं आया दोस्तों तो फिर कौन सा आएगा, 8 आएगा, ठीक ना। यानी कि दोस्तों जो सबसे पहला लॉजिक आपको लगाना है वो किस पर लगाना है, अभाज्य संख्याओं के वाला। फिर उसके बाद दोस्तों आपको वर्ग और क्यू वाला लगाना है। फिर उसके बाद सम विषम और फिर सिंपल मैथ। सिंपल मैथ का मतलब है दोस्तों प्लस माइनस इंटू भाग करके जो हम लाते हैं रिजल्ट उसे बोलते हैं हम सिंपल मैथ। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर तो हमने इस क्वेश्चन में दोस्तों पहला जो लॉजिक लगाया वो सिंपल मैथ का लगाया, लेकिन दोस्तों रूल्स के हिसाब से सिंपल मैथ 4वें नंबर पर आती है, ठीक है ना। यदि हम बात करें दोस्तों वर्ग और क्यू की, तो वर्ग दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन दोस्तों अभाज्य संख्याओं में हमें फर्स्ट नंबर पर आता है ये लॉजिक, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर पर आता है ये रूल। तो इसके मुताबिक हमारा कौन सा होना चाहिए, 7 इसका राइट आंसर होना होगा। तो इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाए तो आप उन्हें बिना ही पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यदि हम बात करें दोस्तों इन टाइप के क्वेश्चनों की, तो ये क्वेश्चन कहाँ थे और कैसे पूछे जाते हैं, तो ये निम्न शब्दों को तार्कों का क्रम होता है, ठीक ना, यानी शब्दों का तार्किक क्रम। तो इन्हें हम लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। तो इन टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, वेरी सिंपल तरीके से किए जाते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर हम करते हैं। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो दोस्तों पहले तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम आपको समझ में आना चाहिए। तर्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी भी शब्द में कोई तर्क लगाएं और उन्हें अर्थ के हिसाब से दोस्तों क्रम से जमा दें और हमें पूरी कहानी समझ में आ जाए, उसे हम तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मान के चलिए दोस्तों एक संस्कृत का हम श्लोक ले लेते हैं, ठीक ना, कोई सा भी छोटा सा, ठीक ना। आपने देखे होंगे दोस्तों जो श्लोक होते हैं वो 2 लाइनों में क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक ना, बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही शब्दों में कम शब्दों में होते हैं। लेकिन जब हम उसकी तर्क लगाते हैं और व्याख्या करते हैं दोस्तों तो वही एक पैराग्राफ के रूप में बन जाती है, ठीक ना। यानी कि दोस्तों हम बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक जानकारी हासिल कर सके उन्हें तर्कपूर्ण अर्थपूर्ण क्रम कहते हैं, ठीक है ना। तो इतना आप समझ गए। उसके बाद दोस्तों दूसरा उदाहरण क्या है कि आपको इनका क्रम कैसे जमाना होता है, तो क्रम जमाना होता है दोस्तों उदाहरण के लिए डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपने देखा होगा दोस्तों अल्फ़ाबेट के क्रम में सभी की सभी मीनिंग जमी होती हैं। पहले ए की आएंगी, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ठीक है ना। तो इस प्रकार की आपको ये क्रम जमाना होती है, ठीक है ना, चाहे वो छोटे क्रम में हो या बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर देखो ब्रह्मांड, चेन्नई, विश्व, एशिया और तमिलनाडु, यहाँ पर ये 5 शब्द दिए गए हैं। तो इन्हें हम कैसे जमाएंगे, तो देखो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, ब्रह्मांड आता है, ठीक ना, तो एक आ गया। उसके बाद दोस्तों इससे छोटा क्या होता है, विश्व होता है, तो विश्व तीसरे नंबर पर आ गया, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों इससे छोटा क्या होता है, एशिया होता है, तो एशिया चौथे नंबर पर आ गया, ठीक ना। इससे छोटा क्या होता है, तमिलनाडु होता है, तो ये 5वें नंबर पर आ गया, ठीक ना। इससे छोटा क्या होता है, चेन्नई होता है। तो क्या इस टाइप का किसी ऑप्शन में है, तो आप कहोगे जी हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको डाउट बताऊँ, शायद आप ना पूछ सको। तो इसमें डाउट ये होता है कि कहीं कहीं आपको इस टाइप से नहीं मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है ना, कहीं कहीं पर दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा। वो कैसे देंगे, तो 2 को आगे कर देंगे, 5 को पीछे, 4 को पीछे, फिर 3 को पीछे और 1 को पीछे। तो आपको कहीं पर दोस्तों इस टाइप से भी मिलेगा देखने को, इसलिए दोस्तों आप संख्या को पलट भी कर भी देखना है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप
कभी नहीं भूलोगे। तो देखो नकल तो हमने सभी ने की है, लेकिन ये क्वेश्चन हमें नकल करना सिखाता है, ठीक ना। देखो भाई, हमें जो एजुकेशन पढ़ते हैं उसमें सब कुछ सीखना पड़ता है, ताश पत्ती मत्ती हर चीज़ सीखनी पड़ती है, ठीक ना, चाहे वो बुरे काम में हो चाहे अच्छे कामों के लिए, ठीक ना। आपने 10वीं में देखो ताश वाला देखा होगा, तो हमें ताश भी सिखाए जाते हैं। इसमें हम इस क्वेश्चन में हमें नकल करना भी सिखाई जा रही है। कैसे देखो तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो ALPS का मतलब है 74 और 82, ठीक ना। फ्रॉम का मतलब 31 56, ठीक ना लिखा है। तो RLPFA को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं पूछा है, करना क्या है बस आपको कि देखो A के स्थान पर आपको 7 लिखा है और L के स्थान पर 4 लिखा है, P के स्थान पर 8 लिखा है, S के स्थान पर 2 लिखा है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर F के स्थान पर 3 लिखा है, R के स्थान पर 1 लिखा है, O के स्थान पर 5 लिखा है, M के स्थान पर 6 लिखा है, ठीक ना। तो देखो दोस्तों आपके पास ALPS और FROM फ्रॉम कि जो शब्द हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी दोस्तों वही शब्द देकर रखी हैं जो आपके इन दोनों में है। देखो R किस में है, फ्रॉम में है, ठीक ना। L किस में है, ALPS में है, ठीक ना। P किस में है, ALPS में। F किस में है, फ्रॉम में है। A किस में है दोस्तों, APLS में है, ठीक ना। यानी कि वही शब्द आपको दिए गए हैं जो आपके इन दोनों शब्दों में लेटर हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। तो देखो आर का कोड कितना है दोस्तों, आर यहाँ पर देखो तो आर यहाँ पर कितने नंबर पर, 1 नंबर पर है, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों एल है, तो एल यहाँ पर देखो दोस्तों 4वें नंबर पर है, तो चौथा हो गया। तो देखो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरी लगानी या फिर पूरा व्यवस्थित रूप से हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हमें ऑप्शन को देखकर ही पता चल रहा है कि 14 से स्टार्ट होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपको बताने के लिए मैं पूरा कर देता हूँ। देखो पी कितना है, 8 है यहाँ पर, तो हमने 8 लिख दिया। एफ कितना है दोस्तों, 3 है यहाँ पर, तो 3 लिख दिया। ए कितना है दोस्तों, 7 है, तो हमने यहाँ पर 7 लिख दिया। देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये वाला। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। तो ये क्वेश्चन आता है शब्दों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन नाम के टॉपिक से, ठीक ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, तो पहले वर्गों का शब्दकरण आपको पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक ना। शब्दों का वर्गीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से 3 ऑप्शन एक समान होंगे, एक ऑप्शन कैसा होगा, अगल होगा, ठीक ना। अब जो अगल होगा दोस्तों हमें उसी पर टिक लगाना होता है। जैसे कि हमें तेंदुआ, शेर, गाय और चीता, यहाँ पर हमें 3 दिए गए हैं, ठीक ना। तो इसमें से देखो तेंदुआ मांसाहारी होता है, शेर भी मांसाहारी और चीता भी मांसाहारी। लेकिन दोस्तों जो गाय है वो कैसी होती है, शाकाहारी होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए, बी और डी ये तीनों एक समान है, शाकाहारी डिग्री मांसाहारी डिग्री के हैं। लेकिन दोस्तों ये जो है वो शाकाहारी की श्रेणी में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा, सीरीज वाला, ठीक है ना। तो सीरीज वाला भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये टॉपिक भी आपको पढ़ना चाहिए, इसके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों एक सीरीज है जो बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों सीरीज को पहचानना कैसे है वो आपको पता होना चाहिए। एक तो सीरीज आपको कैसे होगी, हमेशा बढ़ते क्रम में जाएगी, ठीक ना। दूसरी कैसी होगी दोस्तों, बढ़ रही होगी, घट रही होगी, ठीक ना, बढ़ रही होगी और घट रही होगी, ठीक ना। लेकिन दोस्तों एक तीसरी सीरीज ऐसी भी होगी जो आपकी इस साइड घट रही होगी और इस साइड आपकी बढ़ रही होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी दूसरी डिग्री की सीरीज यहाँ पर दे रखी है, देखो बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, ठीक ना। यानी बढ़ रही है और घट रही है, तो हमारा कौन सी सीरीज हो रही है, दूसरे नंबर की। अब दोस्तों जब भी आपको इस टाइप की सीरीज हो, बढ़ रही हो घट रही हो, तो आपको एक पद छोड़कर हमें क्या देखना होता है, उनके बीच का अंतर देखना होता है, ठीक ना। जैसे कि दोस्तों यदि हम इन दोनों के बीच का अंतर देखें, ठीक है ना, एक एक पद छोड़कर, तो देखो सब में क्या हो रहा है, 10 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, 10 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, 10 प्लस। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 49 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर। लेकिन हमें कहाँ, यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो हम इनको जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर माइनस के 10 हो रहा है, ठीक ना। क्या हो रहा है, माइनस के 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 59 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 पे 9, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी आप देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कथन और निष्कर्ष में से आएगा, स्टेटमेंट एंड कन्फर्मेशन में से आएगा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, तो आप समझिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो
दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष तर्कों का अनुसरण करता है। देखो यहाँ पर कथन है, यहाँ पर निष्कर्ष है। अब उदाहरण के मान लीजिए दोस्तों, इन्हें न्याय निगम के क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। देखो एक क्या होता है, कोर्ट है, कोर्ट में क्या है, एक जज है, जज में क्या है, दो वकील हैं, ठीक है ना। तो इस वकील ने क्या दिए हैं दोस्तों, कथन दिए हैं, ठीक है ना, सबूत के तौर पर क्या दिए है, कथन दिया है, ठीक है ना, क्या दिया है, कथन दिया है। और इसने भी दोस्तों क्या दिया है, कथन दिया है, यानी सबूत दिए हैं। एक ये कोई कैदी है, इसने इसे बचाने के लिए सबूत दिए हैं, इसे फंसाने के लिए सबूत दिए हैं, किसे, जज को, ठीक है ना, यानी कथन दिया है। अब जो जज है दोस्तों, वो सबूत के आधार पर क्या निष्कर्ष निकालेगा, यहाँ पर हमें ये बताना है, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना कि यहाँ में हमें करना क्या है, ठीक ना, इतनी समझ तो आप में होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि सभी ए एच हैं, यानी कि जितने भी ए हैं दोस्तों वो कौन है दोस्तों, एच हैं, यानी एच के अंदर सभी के सभी क्या है, ए हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या पूछा है, कुछ आर एस हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, कुछ जो आर हैं, आर है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिटा दूँ, ठीक ना, कुछ यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, आर है, ठीक ना, आर क्या है, एच है, ठीक ना, यानी कुछ आर है, कुछ एच है। देखो जो क्रॉस कर रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको आर भी मिलेंगे और क्या मिलेंगे, एच भी मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। अब देखो निष्कर्ष पर आते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है कि सभी आर एच है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ ही एच आर है, ठीक है ना। और सेकंड वाले में क्या कहना है, कुछ आर एच है, तो जी हाँ, यहाँ पर देखो कुछ तो एच है और कुछ आर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कि केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका हो। चलिए अगला टॉपिक की बात करें, तो अगला जो टॉपिक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, आव्यूह एवं संख्या सारणी, इसे मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल के नाम से जानते हैं। ये भी दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ बच्चे तो नए होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं। पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको इनमें क्या देख लेना है, टेबल को देख लेना है, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कि सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है, तो आपको देख लेना है कि इसमें बीच में है। तो जो लॉजिक आप लगाओगे दोस्तों, तो जैसे 2 और 3 इन दोनों में लॉजिक लगाओगे और आप बीच वाली संख्या को लाओगे, ठीक है ना। तो ये हमारा लॉजिक लग गया। अब मान के चलिए दोस्तों कि बड़ी संख्या इस साइड होती, तो दोस्तों आपको ये वाली की ऐसी हो जाती बड़ी संख्या, तो आपको इन दोनों में कोई लॉजिक लगाना था और ये वाली संख्या लानी थी। अब यदि ऐसे में बड़ी संख्या होती दोस्तों, तो आपको कौन सी, इन दोनों में लॉजिक लगानी, इस साइड होती तो फिर आपको इन दोनों में, यानी कि दोस्तों जहाँ कहीं पर भी दोस्तों कैसी होगी, बड़ी संख्या होगी, उसे आपको क्या लगाना है, लॉजिक लगाना होता है, ठीक ना। तो हमें बीच में दी है, तो हम इन दोनों में लॉजिक क्या लगाएंगे दोस्तों, इन दोनों का इंटू कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 5 होंगे, और 5 में यदि हम 1 से 10 प्लस कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों को हम जोड़ दें तो 7 होगा, 7 में यदि हम प्लस के 10 कर दें तो 17 मिल जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 5 में यदि हम प्लस के दोस्तों कितने कर दें दोस्तों, यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं, ठीक है ना। देखो फिर से मैं आपको बताता हूँ, यदि हम यहाँ पर 0 मान लें दोस्तों, तो 5, ठीक ना, और 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, और इसमें दोस्तों हम 10 प्लस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों क्या आएगा, 0 आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों जो कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आपको सही सही समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी सीरीज का क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने कहा था कि 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाई जेड और ए क्वेश्चन मार्क सी और डी यहाँ पर पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कोई नंबर कोडिंग के हिसाब से भी करता है और कोई डायरेक्ट भी करता है। तो डायरेक्ट कैसे दोस्तों, देखो बाई जेड ए, तो बी आएगा यहाँ पर, और फिर सी और फिर डी, यानी दोस्तों यहाँ पर देखो घटते क्रम में आ रहा है, यानी बाई के बाद जेड, जेड के बाद फिर से शुरू हो गया ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद डी। तो इसका मतलब है इसके स्थान पर क्या आएगा, बी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन किससे रहेगा, घड़ी से रिलेटेड रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बाकी के जो 15 टॉपिक दोस्तों बचे हुए हैं हमारे, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में टोटल 37 टॉपिक हैं, ठीक है ना, जिसमें से हमें एग्जाम में केवल से केवल 18 टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि 2 जो क्वेश्चन हैं दोस्तों, 2 एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, और 2 किसके आते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं। इसलिए दोस्तों टोटल 18 टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन रीजनिंग में कितने हैं, 27 हैं, जिसमें से मैं आपको 17 बात बता चुका हूँ। बाकी की जो हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।